नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा टीपीए का लेक्चर 14। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों सेक्शन 41 जो कि बताता है ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है दोस्तों, आप ऐसे समझिए। ए कोई पर्सन है, उसने अमाउंट दिया किसी बी पर्सन को और बी पर्सन से बोला कि आप ऐसा करो, मुझे ओनर ना बनाकर डॉक्यूमेंट्स में आप सी को ओनर बना दीजिए। समझ आया दोस्तों? एक बार फिर से समझिए। ए कोई पर्सन है, उसने अमाउंट दिया, मतलब कि कंसिडरेशन दिया बी को, और बी से बोला कि आप प्रॉपर्टी मुझे ना ट्रांसफ़र करके आप प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करिए, सी को ट्रांसफ़र करिए। तो सी क्या हो गया दोस्तों, ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि ए ने अमाउंट दिया तो ए माना जाएगा कि रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, और सी क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है उस प्रॉपर्टी का। अब दोस्तों ऑस्टेंसिबल ओनर होने का फ़ायदा क्या है, मतलब लीगल इफ़ेक्ट क्या है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। किसकी कंसेंट से, ए की कंसेंट से। अगर ए उसको कंसेंट देगा ऑस्टेंसिबल ओनर को, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब दोस्तों इसके इसेंशियल्स देखते हैं। इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 41। ट्रांसफ़र ऑफ एन immovable property by ostensible owner। मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है बाया ऑस्टेंसिबल ओनर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसेंशियल्स का क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों, अगर इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 41 अगर फुलफ़िल हो जाते हैं सारे के सारे, तो जो रियल ओनर है जिसने कंसिडरेशन दिया था, वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता, मतलब वो उस ट्रांसफ़र को इनवैलिड नहीं बता सकता कि मैंने तो ट्रांसफ़र किया ही नहीं, वो तो ऑस्टेंसिबल ओनर ने किया था। रियल ओनर उस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि सारे के सारे इसेंशियल्स फुलफ़िल हुए हैं। आप लोग इम्पोर्टेंस समझे इसेंशियल्स का। चलिए
अब सेकंड इसेंशियल देखते हैं क्या होता है। ट्रांसफ़र शुड हैव बीन डन विद द एक्सप्रेस और implied consent of real owner। अब जो ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों वो या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड कंसेंट से हुआ है, किसकी, रियल ओनर की। इसका मतलब क्या है कि जब ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा था किसी पर्सन को, तो जो रियल ओनर है उसकी कंसेंट थी वहाँ पर। अब वो कंसेंट एक्सप्रेसली भी हो सकती है या फिर इम्प्लाइडली भी हो सकती है। एक्सप्रेसली मतलब दोस्तों कि उसने बोला था या लिखकर बताया था कि हाँ मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या फिर इम्प्लाइडली क्या होगा दोस्तों कि रियल ओनर को पता था कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो प्रॉपर्टी मेरी किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, पर तब भी उसने ऑस्टेंसिबल ओनर को रोका नहीं, उसे करने दिया, मतलब उसे ट्रांसफ़र करने दिया, तो वो इम्प्लाइडली कंसेंट में आ जाएगा। थर्ड इसेंशियल देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी बी को, बदले में बी क्या देगा, कंसिडरेशन देगा, मतलब कि अमाउंट देगा। ऑस्टेंसिबल ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी बेची बी को, बी ने बदले में क्या दिया, पैसे दिए उसको। सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट में क्या नहीं होता दोस्तों, कंसिडरेशन नहीं होता। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे बदले में हम पैसे नहीं लेते। फोर्थ देखते हैं दोस्तों एसेंशियल। द ट्रांसफरी मस्ट हैव एक्ट इन गुड फेथ। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ऐसा ना हो कि जो ट्रांसफरी होता है दोस्तों कि जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की, ए ट्रांसफरर होगा, बी ट्रांसफरी होगा। अब इसमें देखते हैं द ट्रांसफरी मस्ट हैव एक्ट इन गुड फेथ, मतलब ट्रांसफरी और ऑस्टेंसिबल
ओनर के बीच में कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मतलब नहीं होनी चाहिए कि ऑस्टेंसिबल ओनर बोले ट्रांसफरी को कि ऐसा है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर हूँ, रियल ओनर कोई और है, पर मेरे पास राइट है तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, तो मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, गुड फेथ होना चाहिए। फिफ्थ क्या है दोस्तों, इसेंशियल, ट्रांसफरी मस्ट टेक रीजनेबल steps to ascertain the transferors, जो कि क्या है दोस्तों, ऑस्टेंसिबल ओनर है, पावर टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि जो ट्रांसफरी है उसे रीज़नेबल स्टेप्स लेने चाहिए कि वो पता कर सके कि जो ट्रांसफरर है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है और उसके पास पावर है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब जब भी नॉर्मल केसेस में भी आपने देखा होगा, जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है, तो दोनों पार्टीज़ रीज़नेबल स्टेप्स लेती हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करता है जो बायर होता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में सेलर की है या नहीं। वैसे ही ट्रांसफरी रीज़नेबल स्टेप्स लेगा असर्टेन द ट्रांसफरर्स, जो कि कौन है, ऑस्टेंसिबल ओनर, कि उसके पास पावर है कि नहीं ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। दोस्तों अब दोस्तों एक केस देखते हैं। सेक्शन 41 से ही रिलेटेड। राम कुमार कुंदू वर्सेस मैक्विन 1872 प्रीवी काउंसिल। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, राम कुमार हस्बैंड होता है, सॉरी राम कुमार दोस्तों ट्रांसफरी होता है, जो कि बायर होता है। अब रियल ओनर इस केस में होता है दोस्तों एलेक्जेंडर, और ऑस्टेंसिबल ओनर होती है उसकी वाइफ, जो कि होती है
बूनू बीवी ये कपल होते हैं। इनकी डॉटर होती है मैक्वीन। अब क्या होता है दोस्तों कि बूनू बीवी जो कि ऑस्टेंसिबल ओनर होती है वो प्रॉपर्टी सेल कर देती है किसको, राम धोने को। अब प्रॉपर्टी सेल करने के बाद एलेक्जेंडर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो मैक्वीन ये कहती है कि जो प्रॉपर्टी सेल की है बूनू बीवी ने वो ट्रांसफ़र इनवैलिड है, क्योंकि उसके रियल ओनर मेरे फादर थे और फादर ने अपनी प्रॉपर्टी मुझको दी है। तो अब कोर्ट ये देखती है कि क्या एलेक्जेंडर की इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस कंसेंट थी कि नहीं। तो ये पता चलता है दोस्तों कि जब ट्रांसफ़र हो रहा था, जब बूनू बीवी प्रॉपर्टी को सेल कर रही थी तो एलेक्जेंडर प्रेजेंट था, मतलब उसकी कंसेंट थी। तो ये जो ट्रांसफ़र था वो वैलिड था और मैक्वीन यहाँ केस हार जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये सेक्शन 41 की आप प्रेजेंट पोजीशन देखिए। प्रेजेंट पोजीशन इन लाइट ऑफ दी बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अब इसमें इस एक्ट में क्या दे रखा है दोस्तों कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर होगा वही रियल ओनर माना जाएगा। मतलब अब ऑस्टेंसिबल ओनर को कोई भी नीड नहीं है रियल ओनर से परमिशन लेने की, उसकी कंसेंट लेने की, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर ऑस्टेंसिबल ओनर चाहे तो प्रॉपर्टी खुद से ही ट्रांसफ़र कर सकता है बिना रियल ओनर की परमिशन लिए बिना। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 1 का कोई भी प्रेजेंट में यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस के ही लिए रह गया है। अब आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।